आपण पाहत आहात यूट्यूब चॅनल MH48. हा चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून नवीन वीडियो मिळवा. नमस्कार दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं 6 अप्रैल 2021 को तमिलनाडु के सभी यानी 234 विधानसभा क्षेत्रों में इलेक्शन होने जा रहा है और तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है इसके ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं भानुचंदर नागराजन जी से। भानु जैसे जिनकी इंट्रोडक्शन मैं करना चाहूंगा कि एक पुराने भाजपा के कार्यकर्ता है लेकिन उन्होंने दुनिया की सबसे मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नेंस में से अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है। पहले उससे शिक्षा से इंजीनियर है और उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के साथ 3 साल काम किया है। उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अरुण जेटली जी के साथ काम किया था। 2009 के चुनाव में मेरे साथ हम दोनों ने एक साथ 2009 के चुनाव में लालकृष्ण आडवाणी जी के संपर्क कार्यालय में काम किया था और उससे पहले भी वो तमिलनाडु में बीजेपी के पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। अभी वो एक कंसल्टेंट भी है और अलग अलग न्यूज़पेपर्स में कॉलम लिखते हैं, अलग अलग विद्यापीठों में यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर देते हैं। भानु नमस्कार और MH48 चैनल में आपका स्वागत है। वणक्कम अनय। वणक्कम। वणक्कम। ये शो में मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। 6 अप्रैल को तमिलनाडु में चुनाव है। आप इस चुनाव को किस तरह से देख रहे थे, खास करके पिछले 5 सालों में तमिलनाडु के जो 2 सबसे बड़े नेता स्टॉलवर्ड्स जिसको कहा जा सकते हैं, थलाइवा और थलाइवी जैसे हम लोग कहते हैं कि M करुणानिधि और डॉक्टर जे जयललिता का देहांत हो गया है, उसके बाद ये जो पहली बार चुनाव हो रहे हैं उनके तरफ आप कैसे देख रहे हैं? तो जैसे आपने बोला था 2000 अभी आने वाले चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत डीएमके और एडीएमके के लिए। उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 10 साल से एडीएमके का राज चल रहा है तमिलनाडु में। तो इस बार डीएमके का लॉस हो गया तो वो ऑर्गेनाइजेशन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। एडीएमके की वजह से क्या है, एडीएमके एक बैलेंस पे चल रहा है अभी जयललिता के मृत्यु के बाद। तो उनका अभी आप जानते हैं 2 पावर सेंटर्स है वहां पे। चीफ मिनिस्टर इनको ईपीएस बोलते हैं, पळनिस्वामी, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओ पनीरसेल्वम, ओपीएस बोलते हैं। तो ईपीएस चीफ मिनिस्टर है, ओपीएस डिप्टी चीफ मिनिस्टर। ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, पर ईपीएस इज चीफ मिनिस्टर, ओपीएस इज डिप्टी चीफ मिनिस्टर। बट ईपीएस एडीएमके का पार्टी, ओपीएस एडीएमके का पार्टी प्रेसिडेंट है, ये डेप्यूटी पार्टी प्रेसिडेंट है ईपीएस। तो यदि एडीएमके हार गया तो एडीएमके का स्प्लिट भी होगा। क्यों? तो इसकी वजह से दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। जैसे आपने बोला था कि ये पहले असेंबली चुनाव है जो जयललिता और करुणानिधि के डेथ के बाद हो रहा है। पर इसके पहले 2019 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है वो एक बेंचमार्क है। ये बेंचमार्क सेटिंग इलेक्शन नहीं है, बेंचमार्क सेटिंग इलेक्शन 2019 में हो गया। तो 2019 इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में क्या हुआ, 39 पार्लियामेंट्री सीट्स है तमिलनाडु में, जिसमें 38 में यूपीए ने जीता। यूपीए माने यूपीए में कई सारे पार्टियां हैं। यूपीए में डीएमके मेन पार्टी है, उसके बाद कांग्रेस है, एमडीएमके नाम में पार्टी है, एक दलित पार्टी है बीसी के नाम के, और कम्युनिस्ट है सीपीआई सीपीएम दोनों। ये सब एक दो और पार्टियां हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये सब पार्टियां बन के यूपीए में शामिल है। एनडीए में एडीएमके मेन पार्टी है, उसके अलावा बीजेपी है, पीएमके नाम की एक पार्टी है, पाटाली मक्कल कच्ची, वो बहुत बड़ा पार्टी है, और उसके अलावा 2-3 और छोटे पार्टियां हैं। इसके अलावा 3 और ग्रुप्स है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। आपने जैसे कहा कि ये ईपीएस और ओपीएस इनके बीच में जो जुड़ाव है वो एएस करके है, क्या ये सच है? अमित शाह की वजह से दोनों ईपीएस और ओपीएस एक साथ लड़ रहे हैं, नहीं तो ये पहले ही ये डिसइंटीग्रेट होते थे। ये एक क्या हुआ, आप जानते हैं जयललिता के डेथ के बाद एक बहुत बड़ा पावर स्ट्रगल हुआ है तमिलनाडु में। जब जयललिता हॉस्पिटलाइज थी उस टाइम ओपीएस जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनको सीएम बनाया गया था। उसके बाद जयललिता के डेथ के बाद एक पावर पॉलिटिक्स में शशिकला जो उनका जयललिता की साथी थी, उन्होंने
ये अभी जो सीएम है, ईपीएस को सीएम बनाया, ओपीएस को हटा दिया और ईपीएस ने जयललिता को जेल भिजवा दिया और जो पहले दो दुश्मन थे ओपीएस, उनके साथ मिलके ये एक सरकार बनाया। तो बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स है, पर ये सर्वाइवल के लिए दोनों के लिए चाहिए था, इसलिए ये अलायंस बना और ये टिका भी रहा। ठीक है, सो इसमें पावर स्ट्रगल आपस में होता रहता है और जैसे आप बोल रहे हैं वो भी हो सकता था, पर मोस्टली ये अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है पार्टी के अंदर बोलना। तमिलनाडु के राजनीति में हम पिछले कई दशकों से देख रहे हैं कि उसके ऊपर द्रविड़ आइडियोलॉजी का बहुत ज्यादा प्रभाव रह चुका है। खास करके जो रामास्वामी पेरियार है उनका एक प्रभाव हम देख सकते हैं। उसमें एक एथिज्म है, भगवान को ना मानना, खास करके हिंदी के खिलाफ या फिर नॉर्थ इंडिया का जो डोमिनेंस है उसके खिलाफ ये एक राजनीति है। अस्मिता की राजकारण है, महाराष्ट्र में भी एक अस्मिता की राजनीति हम देखते हैं। तो ये चुनाव में ये जो द्रविडिज्म है या फिर खास करके एंटी हिंदुइज्म, ये सब कितने प्रभावशाली रहेंगे ऐसे आपको लगता है? ये एक्चुअली ये नैरेटिव है कि तमिलनाडु एक सिद्धांत, द्रविडियन सिद्धांत से चल रहा है, पर तमिलनाडु का पॉलिटिक्स ऐसा है कि हर चीफ मिनिस्टर द्रविडियनिज्म का बात करता है, पर जो वो चाहता है वो करता था। तो ऐसा ही चल रहा था। डीएमके में भी द्रविडियन है, एडीएमके में भी अन्ना द्रविड़ मुन्नेट्र कळगम, उनमें भी द्रविडियनिज्म है। पर आप देखें तो सोशल जस्टिस कॉसेस में डीएमके का अलग रास्ता था, एडीएमके का अलग रास्ता था। तो इसमें ये ओवरऑल नैरेटिव बनाने के लिए, आसान से समझाने के लिए लोग ये द्रविडियन आइडियोलॉजी ऐसे बात करते हैं। पर हर चीफ मिनिस्टर जो उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल और पॉलिटिकल स्टांस के लिए जो भी चाहता, जो भी सही था वो ही करते थे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि द्रविडियन और एंटी हिंदू आइडियोलॉजी वो नहीं चल रहा है, उसका है प्रभाव है। उसको एंटी हिंदू के बदले मोर कॉमन सेंस, ऐसा क्या बोलते हैं उसको, सोशल जस्टिस का ये देते थे, कलर देते थे। वो है अभी भी, ऐसा नहीं है कि वो चला गया, पर उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो रहा है। पर ये एक दूसरा बात है कि आप कई सारे आपके दर्शकों तमिलनाडु विजिट किए होंगे। हमारा बहुत बड़ा हिंदुइज्म का बहुत बड़ा हिस्ट्री है। आप बड़े बड़े मंदिरें हैं, मंदिरें हैं और एवरेज तमिलियन बहुत डिवोट हिंदू है। हाँ, ये हमारे एमके स्टालिन जो डीएमके के चीफ है, उनकी पत्नी बहुत बड़ी शिव भक्त है और बहुत मंदिर जाती थी। और बताया गया कि अभी डीएमके का कैंडिडेट लिस्ट ज्योतिष की सुझाव से ही एक टाइम पे रिलीज किया गया है। वो दुर्गा स्टालिन ने बताया कि ये टाइम में रिलीज करो। सो ये थोड़ा हिपोक्रेसी जैसा होता है, पर राजनीति में ये सब चलता ही रहेगा, आप जानते हैं। क्या ये सच है कि खुद एम करुणानिधि भी और डॉक्टर जयललिता सब जो पहले के जो लीडर्स हुआ करते थे वो बात एथिज्म की करते थे, द्रविडिज्म की करते थे, लेकिन खुद पर्सनल लाइफ में उनकी ज्योतिष देखते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, ये सब तमिलनाडु से कई सालों से चल रहा था। लेकिन ये अभी ये दोनों के देहांत के बाद अभी ये शायद सब खुले में आ गया और लोगों ने भी ये शायद एक्सेप्ट कर लिया। क्या ये मिसा कह सकते हैं? हाँ, ये सच है। खासकर जयललिता जी बहुत ज्योतिषों के पास जाती थी। एक बार एक ऐसा काम किया है जिसमें 2003 में शायद कांची शंकराचार्य को उन्होंने अरेस्ट कर दिया फिल्मसी चार्जेस पर। कांची मठ के शंकराचार्य भगवान जैसे मानते थे तमिलनाडु के लोग, क्योंकि ये ज्योतिष ने बताया कि किसी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु से उनके पावर के लिए खतरा है। ऐसा उनका किसी ने बताया और उसकी वजह से ऐसा हो गया। और एक 1995 में एक इंसिडेंट हुआ है कुंभकोणम में, जो हमारा महाकुंभ जैसे वहां पे भी होता है, जिसमें जिस फेस्टिवल में जाते वक्त इतना स्टैम्पीड हो गया, लोग मर भी गए थे। उसकी वजह 1996 चुनाव में वो हार गई जयललिता, और लोग बोलते हैं कि वो भी एक कारण है। तो जो क्या बोलते हैं,
ये एथिज्म ये सब बोलते हैं एक आइडियोलॉजिकल तर्क की वजह से, पर जो फॉलो करते हैं लोग, नेता जो इंडिविजुअल तरीके से जो फॉलो करते हैं वो करते रहे हैं। अभी हम डीएमके की तरफ आएंगे, क्योंकि अभी डीएमके की लीडरशिप में भी आप जब भी करुणानिधि जी जिंदा थे तभी खास करके एक एमके स्टालिन थे, उनके बड़े भाई आड़ागिरी थे, छोटी बहन कनिमोळी, उनके बीच में भी एक पावर स्ट्रगल हुआ था। क्या ये पावर स्ट्रगल अभी खत्म हो गया है? और खास करके जो एमके स्टालिन है, अभी उन्होंने ये इलेक्शन चुनाव से पहले ये मुरुगन का, कार्तिक स्वामी का जो वेल है वो हाथ में पकड़ा था और एक संदेश देने की कोशिश की थी कि अभी डीएमके बदल गया है और अभी जो हिंदू प्रतीक है या फिर डिवोशनल प्रतीक है उनके खिलाफ उनका ये नहीं है क्यों नहीं। और उन्होंने ये शायद कह भी दिया था कि अगर जो लोग डिवोट है, जो मंदिर में जाते हैं, उनके खिलाफ हमारा कुछ ग्रीवेंसेस नहीं है। तो ये बदलाव की तरफ आप, डीएमके के बदलाव की तरफ कैसे देखते हैं? तो पहला चीज है वो पावर स्ट्रगल के बारे में बात करता हूँ। तो करुणानिधि बिगेस्ट पावर प्लेयर है। उन्होंने सो पहले पहले जो एमजीआर जो एडीएम के स्टार्ट किए थे, एमजीआर और करुणानिधि एक ही पार्टी में थे, डीएमके में थे। जिसका सरकार 1967 में जैसे भारत में कई जगह में ऐसा हुआ कि रीजनल पार्टीज चुनाव जीतना शुरू किया, वो सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन में डीएमके भी जीत के आई। तो डीएमके का 1977 में एडीएमके स्प्लिट किया, एमजीआर एडीएमके बना के सेपरेटली चले गए और 1977 से 1989 तक एडीएमके ही बार बार चुनाव जीत रहा था। उस टाइम में भी पार्टी को इकट्ठा करके रखा था करुणानिधि। और मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ कि 2009 का चुनाव नहीं, 2011 का चुनाव में भी जिस टाइम करुणानिधि जी 90s में थे, उस टाइम भी वो ही चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे, उनका बेटा नहीं था, वो बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर था। वो खुद के बेटे के साथ पॉलिटिक्स करते थे, ठीक है। तो डीएमके का पार्टी ऐसा है। और उस टाइम पे बहुत बड़ा पावर स्ट्रगल चल रहा था। स्टालिन थे, जैसे आप बोल रहे थे, आड़गिरी थे और कनिमोळी थे। कनिमोळी वो तीसरी वाइफ की बेटी है, कनिमोळी। सो अभी उन तीनों में आड़गिरी को टोटली साइडलाइन कर दिया गया है। वो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पर उनका प्रभाव बहुत बहुत कम होगा। आड़गिरी पहले पीवी के बेटे हैं, राइट? क्या आड़गिरी फर्स्ट वाइफ के बेटे हैं उनके। फर्स्ट वाइफ मर गई, दो सेकंड वाइफ की बेटे हैं आड़गिरी और स्टालिन। ओके, ठीक है। और एक तीसरा भी है। तो अभी ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि कनिमोळी जो अंग्रेजी बोल सकती थी, वो अभी दिल्ली चली गई राज्यसभा एमपी बन के, और स्टालिन तमिलनाडु देखता था। तो ऐसा करुणानिधि ने स्प्लिट किया। ये क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि यूपीए 1 या यूपीए 2 में आड़गिरी फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे लोकसभा में। तो उन्होंने कुछ बोल नहीं पाया, इसलिए एक भी सवाल नहीं किया पार्लियामेंट में और आंसर नहीं कर पाया। तो आड़गिरी का यूटिलिटी तमिलनाडु में भी नहीं था, दिल्ली में भी नहीं था, तो उनको हटाया गया और कनिमोळी दिल्ली संभालती है और स्टालिन यहाँ तमिलनाडु संभालता था। पर क्या है, अभी तमिलनाडु के स्टालिन के परिवार के अंदर जो बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है, वहां 3-4 पावर सेंटर है, वो अभी बाहर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। उनका बेटा है उदयनिधि, वो एक्टर है और फिल्म प्रोड्यूसर है, वो अभी चुनाव लड़ रहा है। और उसका सन इन लॉ है सबरीसन, जिसके घर में अभी रेड हुआ है 2 दिन पहले। और तीसरा उनका वाइफ है दुर्गा स्टालिन, जिसके बारे में हमने बात किया। तो ये तीनों कंट्रोल करते हैं पार्टी को अलग अलग तरीके से। इन तीनों के बीच में कैसा चल रहा है, स्टालिन का निर्णय इन तीनों के बातों पे चल रहा है। तो ये पावर स्ट्रगल के बारे में हमने यही इंटरनल पावर स्ट्रगल है डीएमके पार्टी के अंदर। दूसरा, आप वेल के बारे में बात कर रहे थे। ये बहुत जैसे मैंने पहले बोला था, ये हिंदू रिलीजन और तमिल के तो हटा के नहीं देख सकते, क्योंकि ये इतना जुड़ा है। क्योंकि तमिल दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस में एक है, और हमारे
इतने सारे इतिहास, पुराण और कविताएं जो विष्णु और शिवा के ऊपर लिखे गए हैं। बहुत हम आप तमिलनाडु के मंदिर में जाते तो, या अभी जो भी साउथ इंडियन टेम्पल है अलग अलग शहर में, अभी दिल्ली में भी है, आप जाते तो अभी भी पढ़ते हैं ये 6th सेंचुरी और 5th सेंचुरी में लिखे गए कविताएं। तो इतना जुड़ा हुआ है। तो क्या हो गया, ये डीएमके, ये एंटी हिंदू एक सेक्शन है, उन्होंने जो एक साल के पहले मुरुगन के बारे में गंदे बात किया, और उनके मुरुगन के मंदिर के सामने कुछ लोगों के साथ झगड़ा किया, और ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ। उसमें क्या हो गया, श्रीलंकन तमिल, श्रीलंका में जो तमिल है, ये वीडियोस देखे उन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। जब श्रीलंकन तमिल कुछ बोलते हैं तो तमिलनाडु के लोग बहुत गौर से सुनते हैं। तो उनका एक ऐसा प्रभाव है, लाइक उनका एक ऐसा पावर भी है। तो क्या हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे जो प्रो हिंदू लोग हैं, प्रो हिंदू यूट्यूबर्स हैं, प्रो हिंदू इन्फ्लुएंसर, उन्होंने भी ज्वाइन किया ट्विटर में, उन्होंने सब ज्वाइन करके ये जो ग्रुप है डीएमके के अंदर जिसने ऐसा किया, उनके विरुद्ध प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। तो और स्टालिन ने भी बहुत हिंदू प्रैक्टिसेस के बारे में एक मुस्लिम शादी में जाके हिंदू प्रैक्टिसेस के बारे में बहुत गंदे बात किया था। तो एक ही समय में हुआ था, एक 2 महीने में ये सब हुआ था। तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये वेल हिंदू, प्रो हिंदू का एक सिंबल हो गया। और इस तमिलनाडु में एक और पार्टी है, नाम तमिलर कच्ची, एनटीके नाम के, एक बहुत ग्रुप है। उन्होंने उनका आइडियोलॉजी है तमिल नेशनलिज्म। ओके, तो वो उनका है प्योर तमिल नेशनलिज्म। क्या एक मिनट लेता हूँ ये एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ये कैसे करते हैं, ये जो बाहर से आए हैं, तो बहुत साल तमिलनाडु में बहुत सारे मलयालीस है, कन्नडिगास है, और तेलुगु लोग। पूरा मद्रास प्रेसिडेंसी था, तो तीनों आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक और केरल के भाग थे। हाँ, एग्जैक्ट। तो एनटीके का वाद ये है कि तमिलनाडु को रूल करने वाला प्योर तमिलन होना चाहिए, ठीक है। और ये लोग एथीस्ट नहीं है, ये लोग ऐसे जो लोकल तमिल गॉड्स है, जो देवता हैं, ग्रामीण देवता बोलते हैं, उनको कोऑप्ट करते थे। तो ये लोग जब ये प्रो एलटीटीई भी है, जो इनका हेड है सीमान नाम के एक बंदा, वो एक्चुअली एक्स तमिल डायरेक्टर था। वो बहुत प्रभावशाली आदमी है और भाषण भी बहुत अच्छा देता है। तो उन्होंने एक वेल इश्यू को पकड़ लिया, और उन्होंने पहले पकड़ लिया और बोला था कि ये द्रविडियन पार्टीज को हटाना चाहिए, हमारे कल्चर को ये गलत कर रहे हैं। तो बीजेपी ने क्या देखा, सो बीजेपी ने सोचा कि जय श्री राम बोलने से यहाँ का तमिलनाडु में प्रभाव कम चल रहा है, तो हम भी उठा लेंगे। तो एक नया बीजेपी प्रेसिडेंट आया है, मुरुगन नाम के, उनका नाम भी मुरुगन है। और पूरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक वेल यात्रा किया पूरे तमिलनाडु में। उसकी वजह से वो बहुत पहली बार ऐसा तमिलनाडु बीजेपी ने एक काम किया है जिसमें लोग शामिल हुए थे, बहुत वेलकम किए थे, जो यात्रा लेके आए थे। पहली बार मैं देखने के लिए, मैं इतने साल से बीजेपी को यहाँ देख रहा हूँ, बीजेपी वाज एबल टू सेट एन एजेंडा, एक पहली बार एक एजेंडा सेट कर, एक छोटा पार्टी होके भी, राइट। हाँ, तो एक्चुअली इवन दो ये बोरोड आइडिया है, ये नाम तमिलर कच्ची ने शुरू किया है, इसको उठा नहीं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो भाजपा में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो तमिलनाडु के जनता के ऊपर एक प्रभाव दिख रहा था। तो ये है पहला, ये वेल का मुद्दा ऐसा चल रहा है। तो डीएमके ने क्या किया, इन सबको देके डीएमके के पोल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने बताया कि डीएमके का इमेज ऐसा चल रहा है कि डीएमके एंटी हिंदू पार्टी है, इसको हमें डिस्पेल करना चाहिए। तो स्टालिन ने वेल उठाया, उसका बेटा जिसके बारे में बात किया, उदयनिधि वेल उठाया था। और ये इतने सारे मठ हैं हमारे तमिलनाडु में, क्या है 15th-16th सेंचुरी में कावेरी नदी के किनारे में बहुत सारे शैव सिद्धांत मठ है।
जिनका वो जैसे 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 नाम है, जो शैव सिद्धांत पढ़ते हैं, और ये सब नॉन ब्राह्मण मठ है। ये इनका 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 जो गुरु है वो बहुत बहुत लोगों में प्रभावशाली है, बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं। उनका बड़ा बड़ा शैव सिद्धांत के बारे में बहुत बड़ा बड़ा किताबें लिखे गए हैं और अभी भी प्रसिद्ध है, हम लोग भी पढ़ते हैं उसको। तो ये उदयनिधि स्टालिन हर एक मठ में जाके वो हेड ऑफ द मठ से बात किया और फोटो छपवाया, वो सब किया। तो ये डीएमके ऐसा इमेज, एंटी हिंदू इमेज को डिस्पेल करने के लिए ऐसा कर रहे थे। ये एक्चुअली अच्छा चीज है आने जी, क्योंकि अभी क्या है ना, पहली बार डीएमके ने ये तो ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया और ऐसा सोच में आ गया कि एंटी हिंदू होके, टोटली एंटी हिंदू होके चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हिंदू कॉन्शियसनेस तमिल सोसाइटी में थोड़ा आगे आ रहा है। तो ये जैसे आप जानते हैं समाज में सब चीज बहुत स्लो तरीके से होता है, पर एक अच्छा डेवलपमेंट है ये। एक मिनट में आप अगर ये श्रीलंकन तमिल का थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे, क्योंकि श्रीलंका में तमिल लोगों की संख्या मेरे हिसाब से 15% और उनमें से हिंदू लोगों की संख्या तो लगभग 10-12% रहेगी। तो इनका तमिलनाडु के ऊपर है, अगर आप गिनोगे तो भी 70-80 लाख, 7-8 लाख कितना ये रहेगा। तो इनका तमिलनाडु के राजनीति पे इतना प्रभाव क्यों है? तो ये बहुत इमोटिव इश्यू है। जैसे एक्चुअली आप हम स्कूल की किताब में पढ़ते थे, जैसे हमारे स्कॉलर्स है ना, ये रामेश्वरम है ना, रामेश्वरम और तमिलनाडु के और श्रीलंका के जाफना, ये 1 घंटे के बोट में जाते थे लोग। आधा घंटा 1 घंटे के नीचे का बोट राइड है, बहुत आराम से जाते थे, आते थे। और 60s 70s में हमारे स्कॉलर्स बहुत जाते थे, वहां के स्कॉलर्स बहुत आते थे। जाफना बहुत इम्पोर्टेंट कल्चरल, जाफना और ट्रिंकोमली बहुत इम्पोर्टेंट कल्चरल सेंटर्स है वहां पे। ट्रिंकोमली एक शक्तिपीठ है। ट्रिंकोमली में एक इतना बढ़िया शिव मंदिर है, वो समंदर के बिल्कुल पास में, जिसने रावण ने अपने माता जी को बनाया। शिवलिंग का एक, हाँ। मैं आपके दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप श्रीलंका जाके आइए, बहुत प्रभावित होंगे। बहुत अच्छा मंदिर, अच्छे मंदिर देखने के लिए मिलेगा। वो एक टोटली अलग टॉपिक है। पर अभी जाफना सेंटर ऑफ जाफना नॉर्थ, तो तमिलनाडु, श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पोर्शंस में तमिल ज्यादा है। तो एलटीटी अपना वो उसको इंडिपेंडेंट कंट्री के तरफ से देखते थे और उसका मांग भी करते थे। और तो हर तमिल को ऐसा लगता है कि वो भी तमिलनाडु का एक हिस्सा है। तो इसकी वजह से एलटीटी का एक सपोर्ट भी हुआ था। ये एक बहुत हाउ टू से अनप्लेजेंट हिस्ट्री है हमारा, जिसकी वजह से हमारा प्रधानमंत्री राजीव गांधी का असैसिनेशन भी हुआ था, क्योंकि उन्होंने वो उस टाइम का प्रेसिडेंट जयवर्धने के साथ में शांति सेना भेजा था। हाँ, तो उस टाइम से, और ये नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन चीज भी बहुत वो समय से चल रहा है। तो ये भी वो नैरेटिव भी इसके साथ जुड़ गया, और इसकी वजह से नॉर्थ एंड साउथ का ये जो डिवाइड हुआ था उसको इस्तेमाल भी किया था डीएमके ने। तो अभी आज के पॉलिटिक्स में आएंगे तो 2008-9 में आप जानते हैं कि एलटीटी का डेसिमेशन हो गया, राजपक्षे ने आर्मी पे। उस टाइम यूपीए का राज चल रहा था और डीएमके यूपीए का पार्ट था। सो डीएमके के ऊपर ये आरोप है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट होने के बाद भी इतने सारे लाखों हजारों तमिल्स मारे गए और ये कुछ नहीं किए। और उसकी वजह से अभी भी नाराजगी है। और ये नाम तमिलर कच्ची यो सीमान, उसके बारे में बात किया, वो ये मुद्दा बार बार उठा रहा है कि करुणानिधि ने कुछ नहीं किया। और करुणानिधि ने एक हंगर स्ट्राइक में गया था which lasted only for half a day, और उसमें भी उसके ऊपर बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ रहा था कि जैसे एसी में ऐसे लेटा रहा और आधा घंटा में आधे दिन में चला गया, वो टाइप का। तो ये एक इमोटिव इशू है। और वहां पे श्रीलंका में
मेन गॉड इज मुरुगन का बहुत बड़े बड़े अच्छे मंदिर है, जाफना में है, और एक कदरगामर नाम के एक बहुत बड़ा मंदिर है, अच्छा मंदिर है। तो वो बहुत मानते हैं मुरुगन को। और ये जो एंटी हिंदू जो चीज किया है उसमें उन लोगों वो लोग भी नैरेटिव में आ गए कि ये हमारा तमिल समाज के विरुद्ध है, ऐसा नैरेटिव चला है। यही है अभी का पॉलिटिक्स का रिलेवेंस। आप बहुत सालों से, मेरे हिसाब से 10-12 सालों से तमिलनाडु के बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, और शायद आपने ही बताया था कि शुरुआत के समय में बीजेपी की जो मीटिंग हुई करती थी वो कोई रेस्टोरेंट में ऐसे 4 लोग 6 लोग ऐसे मिलके बीजेपी का संगठन बनता था। तो वो जमाने से आज के तारीख में बीजेपी तमिलनाडु में की बीजेपी में उसमें कितना परिवर्तन आया है, और आगे जाते हुए राजनीति में मैं उसकी बंगाल के साथ तुलना नहीं करूंगा क्योंकि, लेकिन जो चीज बंगाल में अभी दिख रही है बीजेपी के साथ वो तमिलनाडु में हो सकती है क्या? हाँ, आपने सही बताया। जब मैं 2005 के टाइम में बीजेपी ज्वाइन किया था, उस टाइम पे ऐसे 5 लोग होते हैं, 5 लोग 10 लोग होते थे, और किसी शादी में मिलते थे, किसी बच्चे का इसमें नामांकन में मिलते थे, ऐसे बहुत छोटा होता था। और अब उसके बाद भी मेरे ख्याल से 10 साल का वेस्ट हुआ है। 2009 से बात कर रहा हूँ, 2009 और 19 के बीच में बहुत समय बर्बाद हुआ है, क्योंकि 2009 से 14 तक इतना अपोजिशन हो रहा था यूपीए के ऊपर, हम उसका फायदा नहीं उठा पाए। उसके बाद मोदी वेव आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट था, उसके बाद भी वोट शेयर एक्चुअली नीचे गिर गया था। लाइक पहले आप देखें तो 2014 और 19 के बीच में वोट शेयर हमारा गिर गया। पहले 5.5% थे 2014 में, अभी 2019 में 3.6 थे, क्योंकि जो पहले लीडर्स की प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। लाइक बहुत सारे ओल्ड लीडर्स थे, उनको हटा नहीं पा रहे थे, अभी स्लोली रिटायर हो रहे हैं, और हम कुछ एक भी बैकिंग कम्युनिटी बैकिंग कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं कर पाए। वो क्या है, एक नैरेटिव बिल्डिंग की स्ट्रैटेजी से भी फेल हो गए, एक सोशल इंजीनियरिंग की स्ट्रैटेजी में भी फेल हो गए। तो उसकी वजह से अभी तक कुछ प्रोग्रेस नहीं कर दिखा पाए। और क्या हो गया, ये एंटी मोदी नैरेटिव भी बहुत चला। आप 2019 में देखे होंगे, बहुत कठोर तरीके से ये क्या बोलते हैं, पॉइजनस प्रोपेगेंडा चल रहा था उस टाइम पे। हर चीज के लिए मोदी को ब्लेम किया गया। फॉर एग्जांपल, एक जल्लीकट्टू का एक बहुत ये चला था, ये कैंपेन चला था, जिसमें जल्लीकट्टू का यूपीए के टाइम में बैन हुआ था, जयराम रमेश ने बैन किया था। और अभी उस टाइम पे पनीरसेल्वम चीफ मिनिस्टर थे, पनीरसेल्वम, और हमारा मोदी सरकार ने वो बैन को हटाया। पर फिर भी ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा डीएमके ने चलाया कि मोदी ने जल्लीकट्टू को बैन किया था, ऐसा बोल के, पर लोग भी मान रहे थे। और एक चीज यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ कि डीएमके और द्रविडियन आइडियोलॉजी इतने साल से तमिलनाडु में चल रहा है। ये पूरे इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर लिया, ये एकेडमिया, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को, सिनेमा और टीवी या मीडिया, मोस्ट इम्पोर्टेंटली सिनेमा और एक्टर, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर सब इसमें इकट्ठा हो गए। ठीक है, तो और अभी अब हम बीजेपी के आईटी सेल के बारे में बहुत बात होता है, पर डीएमके का सोशल प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा टॉप ऑफ द लीग है। ओके, आई मीन बीजेपी के आईटी सेल से भी ज्यादा पावरफुल डीएमके का आईटी सेल बहुत पावरफुल है। एंड वो जैसे वो मीम्स बनाते हैं, जैसे ट्वीट्स बनाते हैं, वो बहुत कल्चरली रिलेवेंट है। और एक्चुअली बहुत सारे टाइम पे ये भी है कि आई मीन ज्यादातर लोग भारत में सोचते हैं कि बहुत प्रोग्रेसिव है तमिलनाडु के लोग, साउथ इंडिया से। अभी डीएमके का ट्वीट्स आप देखें तो बहुत मिसोजिनी होता है उसमें। अब अभी बहुत सारे चीज बाहर आ रहा है, लाइक बहुत जयललिता के ऊपर पहले होता था, लाइक करुणानिधि भी बहुत गंदे बोले थे पहले। अभी भी लाइक स्टालिन और ये उदयनिधि स्टालिन सब ये क्या महिला के मर्यादा छोड़ के बात करते थे, और के बात करते। तो ये कल्चरल प्रोपेगेंडा को
इतना ये इम्बाइब हो गया कि ये बहुत साल होगा इसको ठीक करने में। जैसे हम बोलते हैं ना लुटियंस का ये प्रोपेगेंडा, वैसा एक उधर एक लुटेंस चेन्नई ऐसा एक है। चेन्नई चेन्नई में उनका कब्जा 10 टाइम्स है। जैसे जैसे कांग्रेस का कब्जा दिल्ली में एक्स है तो लाइक 10x होगा तमिलनाडु में। एक सोशल इंजीनियरिंग के बारे में जरा आप बता सकेंगे कि कास्ट फैक्टर कैसे है, और खास करके हम महाराष्ट्र और तमिलनाडु की तुलना, खास करके मराठा रिजर्वेशन का यहाँ पे मुद्दा है, और हर बार हम तमिलनाडु में एक रिजर्वेशन की संख्या बढ़ गई है, तो अभी कैसा सोशल इंजीनियरिंग का फैक्टर है, और कौन सा समाज कौन से पार्टी को ऐसा वोट देता है, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, सो ये तो तमिलनाडु में बेसिकली पॉलिटिक्स का ओबीसी पॉलिटिक्स है तमिलनाडु में। तो ऐसे ऐसे बोलना आई थिंक सही रहेगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि एक समाज एक पार्टी को सपोर्ट करता है, ऐसा 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 नहीं है। पर इस चुनाव में ऐसा देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा ये कई सारे समाज पार्टी की वजह से पोलराइज हुआ है। मैं अभी बात करता हूँ। पर तमिलनाडु में 4-5 बड़े ग्रुप्स है, ठीक है। वनियर्स है जो नॉर्दर्न तमिलनाडु में है, गाउंडर्स है जो वेस्टर्न तमिलनाडु में कोयम्बतूर बेल्ट में है, और मुक्कुलतोर्स जो बोलते हैं जो सदर्न साउथ सेंट्रल तमिलनाडु में है, और नाडार्स जो एक्सट्रीम साउथ तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी साइड है, और मुत्रेयर्स नाम के ग्रुप है, वो बड़ा ग्रुप है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से है। तो हाँ, तो अभी का पॉलिटिक्स में वनियर्स को एक पीएमके नाम के एक पार्टी है, वो उनका बड़ा वोट बैंक है। वो वनियर्स का पॉलिटिक्स ही करते हैं। अभी 10.5% सेपरेट 1 ईयर कोटा के लिए उन्होंने ये चीफ मिनिस्टर के साथ वादा किया। चीफ मिनिस्टर प्रॉमिस भी कर दिया। ये बहुत बड़ा विक्ट्री है वो समाज के लिए। और चीफ मिनिस्टर एडप्पाडी पलनीसामी ये गाउंडर समाज से आते हैं, तो उनका पकड़ जाता है। वो वेस्टर्न गाउंडर ये क्षत्रिय होते हैं या बनिया? नॉर्थ केस में आप कैसे ये कर सकते हैं? आप बनिया बोल सकते हैं। बनिया, ओके। हाँ, पर ऐसा क्लियर डिमार्केशन फेस करना। हाँ, ठीक है, समझ गए। तो मुक्कुलतोर्स में अभी वो पनीरसेल्वम डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुक्कुलतोर समाज में है। पर मुक्कुलतोर समाज में क्या हो गया, वो ये शशिकला के ग्रुप में बहुत पकड़ है उनमें। तो एएमएम के नाम के शशिकला के नेफ्यू दिनकरन चला रहा है, उनका भी बहुत प्रभाव है इसमें। तो बाकी सब में अभी नाडार्स और मुत्रेयर्स में इतना बड़ा नेता नहीं है। पर मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि लाइक जैसे एडप्पाडी पलनीसामी गौंड समाज से हैं तो डीएमके का प्रभाव उसमें नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो द्रविड़ आइडियोलॉजी और कास्ट, इसका दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली। सो अभी क्या हो गया, ये तीनों ये 1 ईयर का 10.5% रिजर्वेशन हो गया ना। अभी चीफ मिनिस्टर ने ये सोचा कि ये 1 ईयर समाज का पूरा वोट हम लेंगे ये करने से। पर अभी काउंटर पोलराइजेशन भी हो रहा है उसका। तो जो छोटे समाज है जो वो वही सेम रीजन्स में रहते हैं, वो सब इकट्ठा हो रहे हैं डीएमके के तरफ। तो उसकी वजह से और क्या है, ये ओबीसी कैटेगरी के अंडर का, बीसी कैटेगरी का अंदर का रिजर्वेशन है। तो बाकी बीसी कैटेगरी में जो लोग हैं वो भी इसके खिलाफ हो रहे हैं। तो आप जानते हैं ना, ये फॉर एवरी पोलराइजेशन देयर इज अ काउंटर पोलराइजेशन, दैट इज पॉलिटिक्स। एक चीज तमिलनाडु के राजनीति के बारे में बोली जाती है कि वहां पे ड्रिप इरिगेशन ऑफ करप्शन जिसको बोलते हैं, कि एक बहुत बड़ी तौर पे करप्शन होता है, लेकिन दैट करप्शन वो पैसा उठा के वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है, कि टीवी से लेकर रेफ्रिजरेटर, साइकिल जो चाहिए वो, और उन दो इसमें से दो पार्टी में से जो पार्टी ज्यादा एफिशिएंट रहती है लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करने में, वो जीत के आती है। और खास करके अभी अब स्टालिन के घर पे रेड पड़ी है, और जो कैश और जो सोना बाहर निकला है, जो फोटो आ रही है, वो बाकी भारतीय लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा ये सब है। तो ये करप्शन के बारे में, खास करके करप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे, ये जो राजनीति है उसकी तरफ आप कैसे देखते हैं?
बहुत शर्मानक बात है इसमें। कुछ क्या बोल सकते हैं। ये पहले शुरू हुआ है एक 2000 आई थिंक 7 और 6 उस टाइम में एक बाई इलेक्शन हुआ था, जहां अलगिरी के जो करुणानिधि का ये बेटा, पहला बेटा, उसने उसमें एक बाई इलेक्शन तिरुपरंकुंड्रम नाम के मदुरई मदुरई के पास में है। उसमें उसमें 500 का नोट देके जीता है वो, बहुत बहुत बड़ी संख्या में जीता है। तो वो फॉर्मूला बन गया। तो अभी उसके पहले भी फ्रीबीज देते थे, ऐसा नहीं है कि प्रॉमिस करते थे, टीवी देते थे और सीलिंग फैन देते थे, बाइसाइकिल देते थे, वो अलग है, वो गवर्नमेंट स्कीम है। तो ये वोट के लिए पैसा देना उस टाइम पे शुरू हुआ है। और अभी हर पार्टियां, आई मीन मीडिया, मैं सामने कुछ नहीं देखा, पर मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बता रहा है कि कंपटीशन चल रहा है इन दोनों का, कौन दे रहा है। तो ये बहुत शर्मानक बात है। और इतने इतनी बड़ी संख्या में सब कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है कि लाइक इलेक्शन मशीनरी भी इसमें क्या कर सकता है। लाइक एक दो जगह में होता है तो लाइक कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से पकड़ सकते हैं, ये पूरा ऐसा कैंसर जैसे फैल गया सब पार्टियों में, और सब लोग अभी सब ऐसे ही हो पार्टियों गए। में ऐसा। तो ये छोटे पार्टियों के लिए थोड़ा ये क्या डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि बड़े पार्टियों के पास इंडस्ट्रीज का बैकिंग है, पैसा है। तो अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चर्चेस भी आ गए बहुत। सो ये बहुत क्या बोलते हैं, कैंसर जैसा है ये, इसको हटाने के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा। ये अच्छा चीज नहीं है। आखिरी आखिरी दो सवाल। एक, तमिलनाडु के राजनीति में जो वैक्यूम हुआ था वो भरने के लिए दो बड़े स्टार ये बार आने की उम्मीद कर रहे थे। उसमें से एक है रजनीकांत, जिनको अभी दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया, और दूसरे कमल हासन। कमल हासन राजनीति में आ गए। तो आप इन दोनों की तरफ किस एंगल से देखते हैं? और खास करके रजनीकांत, जो पॉलिटिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी लाने वाले थे, वो उनको क्या हुआ? वो पब्लिक उनके हेल्थ के वजह से, या उनको आज भी इतना करेज नहीं है कि राजनीति में आने के बाद वो उनका जो पॉपुलैरिटी है वो शायद अफेक्ट हो जाएगा? क्या, कैसे देखते हैं इन दोनों की तरफ आप? तो ये रजनीकांत के आना दिसंबर, क्या दिसंबर 3 और दिसंबर 4 तक सब देख देख वही चर्चा था। वही आप उस टाइम पे जो टीवी देखे, यूट्यूब चैनल्स देखे, तो वही चर्चा था कि रजनीकांत के आने के बाद क्या होगा। तो ऐसा ही चल रहा था। पर वो एक मूवी भी शुरू किया उन्होंने उस टाइम पे। वहां पे किसी का कोरोना का हो गया और ये उनको आइसोलेट होना पड़ा उस टाइम। और ये लैक ऑफ करेज भी बहुत बड़ा चीज है। ये पहले से बोल रहे थे कि आएंगे आएंगे, पर नहीं आ रहे थे। दोनों दोनों हैं। और मेरे ख्याल से रजनीकांत का इतना फेम हो गया, तो वो एक्चुअली शायद ये डर रहे थे कि ये सब जो अच्छा नाम कमाया वो सब राजनीति में आके खो दूंगा। तो इसकी वजह से शायद नहीं आया। पर ये ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा मौका था, अभी छूट गया। क्योंकि जैसे हमने शुरू प्रोग्राम के पहले बात कर रहे थे कि करुणानिधि और जयललिता नहीं है, अभी एक पॉलिटिकल वैक्यूम है। आ सकते थे, पर पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ने वाले थे, नहीं लड़े। उस टाइम सोच रहे थे कि डायरेक्टली एनटी रामाराव जैसे चीफ मिनिस्टर बन के आए हैं, और वो ऐसा स्ट्रैटेजी है उनका, ऐसे सोच रहे थे। पर इस टाइम भी नहीं आए। एक लॉस है, मेरे मेरे ख्याल से एक बड़ा लॉस है। एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स चाहिए तमिलनाडु के लिए। कमल हासन के बारे में बात करें तो अभी साउथ कोयम्बतूर में ये कैंडिडेट हैं वो, और बीजेपी के महिला मोर्चा वानती श्रीनिवासन के उनके राइवल है वो सीट में। वो टफ 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 फाइट होगा, बट वानती जी शायद जीत जाएंगे। वो जो फ्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो बीजेपी का स्ट्रेंथ है वो भी है, वो शायद उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। पर उनका 3.7% था वोट शेयर आया था 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। तो उस क्या है, लाइक स्टार पावर से आप पहले से 10-15% आना चाहिए। उसके बाद ही लोग आपको पॉलिटिकल पावर मानेंगे और उसके आगे बढ़ाएंगे। तो अभी मेरे ख्याल से उनका प्रभाव शायद वोट काटेंगे कई जगह पे, पर उनका इंडिविजुअल लेकिन प्रभाव, उनका पॉलिटिक्स है वो वेरी मच लेफ्ट ऑफ सेंटर और वेरी सेक्युलर और एंटी, ये ऐसा पॉलिटिक्स है, राइट? या उनका पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ऐसा ऐसा बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि सब सब चीज बोलते हैं। तो एक फ्रीबीज देने का ये भी है, और
IT एम्पावरमेंट, आई मीन उसका एक कोहेरेंट तरीके से कुछ नहीं बता ये रहा। नहीं है। एक आखिरी सवाल, यानी इससे पहले हमारी जो एक इनफॉर्मल बातचीत हुई थी, तभी आपने कहा था कि ये इलेक्शन में बीजेपी अगर जीतता है तो भी बीजेपी, यानी AIADMK जीतता है तो भी बीजेपी के लिए अच्छा है, और शायद DMK भी जीतता है तो भी बीजेपी के लिए अच्छा है। तो इससे आप क्या बता सकते हैं, और एक आपके एस्टिमेट से तमिलनाडु में कौन जीतेगा और बीजेपी को कितने सीट आएंगी? तो ये दोनों में एक स्टार बोल के कंडीशन सप्लाई भी लिखना चाहिए, हाँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि पिछले 10 साल में इतने सारे मौका था, पर ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप उसका फायदा नहीं उठा पाया। ये जैसे अभी भी मौका आ सकता है, अभी अभी 2021 के चुनाव के भी, पर इसके बाद भी कैसे उसका फायदा उठाएंगे वो अभी नए लीडरशिप है, और ऑर्गेनाइजेशन के कैसे चलाते हैं उसके ऊपर है। पर यदि अभी 20 सीट में कॉन्टेस्ट कर रही है बीजेपी, उसमें 7-8 अच्छा कॉन्स्टिट्यूंसीज है। तो इस जस्ट एक साइड वाला एक साइड पॉइंट बताना चाहता हूँ। तो ये EPS चीफ मिनिस्टर है, वो बहुत क्लेवर पॉलिटिशियन है, बहुत पॉलिटिकल इंटेलेक्ट बहुत स्ट्रांग है। तो उन्होंने क्या किया, तो बिगेस्ट ADMK के बाद बिगेस्ट पार्टी था BJP और PMK। तो PMK को उन्होंने PMK के उन्होंने 23 सीट्स पर नेगोशिएट, PMK 23 सीट्स कंटेस्ट कर रहा है, टोटली 234 सीट्स है तमिलनाडु में। सो तो सिर्फ 23 सीट्स को कन्फाइन कर दिया। बट वो मांग रहे थे 40 तक, पर उनको कन्फाइन कर दिया 23 में। बीजेपी को 20 पे कन्फाइन कर दिया, पर क्वालिटी ऑफ सीट्स ऑफ बीजेपी, जो जहाँ पे बीजेपी स्ट्रांग है, कई सारे ऐसे सीट्स नहीं दिए हैं, तो क्वालिटी ऑफ सीट्स में बीजेपी को हराया, नेगोशिएशंस में बात करा, और पीएमके को क्वांटिटी में हराया। तो बीजेपी का 20 सीट्स में शायद 7-8 में अच्छा चांसेस टफ फाइट सकता है। चांसेस नहीं बोलूंगा, अच्छा वोट शेयर में, हाँ अच्छा, दो तीन जगह में दे सकते हैं। हमारा स्टार कैंडिडेट्स है, जैसे मैंने बोला था, महिला मोर्चा के लीडर वानती श्रीनिवासन है, वो साउथ कोयम्बतूर में जीत लड़ रही है, पर ये बहुत स्ट्रांग, वो उसी कम्युनिटी के हैं और बहुत साल से वहां काम कर रही है, और लोकल में उनका प्रभाव अच्छा है। सो देखते हैं, वो एक अच्छा कैंडिडेट है। और दूसरा है हमारा स्टार कैंडिडेट ऑफ बीजेपी, वो ये एक्स IPS है, अन्नामलाई नाम के, आप शायद सुने होंगे, बहुत सुपरस्टार है अभी उनका। तो वो 35 इयर्स ओल्ड है, बहुत यंग आदमी है, और रूरल बैकग्राउंड से आया है, इंजीनियरिंग पढ़ के, IIM में पढ़ के, IPS, कर्नाटका कैडर IPS थे, जिनमें जहां उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके वो IPS को छोड़ के बीजेपी में आके वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। वो बहुत प्रभावशाली है, उसका स्पीचेस अच्छा है, बहुत प्रोग्रेसिव कैंडिडेट है, बहुत युवा लोग अट्रैक्ट होते हैं। और तीसरे हैं हमारा एल मुरुगन, वो बीजेपी के प्रेसिडेंट, स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट है। वो अरुंधतीय कम्युनिटी से आता है, जो SC कम्युनिटी है, वो तो वहां से आता है। और तो और दो तीन कैंडिडेट्स हैं, जहां पे नागापट्टनम में है, वहां पे गांधी नाम के हैं। तो नागापट्टनम और कन्याकुमारी पोलराइज, कन्याकुमारी का लोकसभा सीट का भी बाईपोल्स है। हाँ, जो लोकसभा सीट का बाईपोल्स है, जहाँ पे हमारा एक्स MP और एक्स मिनिस्टर पोन राधाकृष्णन लड़ रहे हैं, और करंट MP जो उनका डेथ हो गया, बसंत कुमार, उनका बेटा कांग्रेस की तरफ से चल रहा है। तो एक टिडबिट बताना चाहता हूँ कि कन्याकुमारी और नागरकोइल में नेशनल पार्टीज का राइवलरी होता है। वहां पे DMK ADMK यूजुअली कांग्रेस और बीजेपी का होता है, क्योंकि वहां पे सदर्न तमिलनाडु में क्रिश्चियन मिशनरीज का इतना प्रवाह है। यूजुअली इट्स अ क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू टाइप का वहां पे कॉन्टेस्ट होता है। इसलिए पुन राधाकृष्णन जीतते थे, ये वसंत कुमार जो इस समाज से है, दारा समाज से, उनके पास और है। स्वामी विवेकानंद केंद्र, उनका भी काम है उधर कन्याकुमारी में, तो ये हिंदू और क्रिश्चियन, ये ठीक है।
तो एक खुशबू है हमारा एक्ट्रेस जो खुशबू, कांग्रेस में हुआ करती थी वो अभी बीजेपी में वो आ गई। कांग्रेस सब पार्टी में आके अभी बीजेपी में आ गई, तो बीजेपी वो भी लड़ रही है 1000 लाइट्स सेंट्रल चेन्नई में, एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में। ऐसे 3-4 कैंडिडेट्स हैं, पर देखें, चांसेस अच्छे पर अभी भी एडवांटेज डीएमके है, तो वो डीएमके भी है। देखना और चाहता हूँ कि पुदुचेरी में बीजेपी शायद आ सकती है, ऐसे जोड़ तोड़ करके ऐसे बोल सकते ये पुदुचेरी ये सबसे फैसिनेटिंग टॉपिक है, इसलिए इसके लिए हम हैं। We'll have अलग से उसके ऊपर। नो एक्चुअली इतना बढ़िया स्ट्रेटेजी है, लाइक ये पॉलिटिकल ब्रिलियंस बोल सकते हैं उसको, क्योंकि बीजेपी के सेंट्रल पार्टी ने, शायद बीएल संतोष जी ने, जनरल ऐसे बताया गया है कि बीएल संतोष जी का स्ट्रेटेजी है कि तमिलनाडु नहीं मिला तो पौंडीचेरी को हम पौंडीचेरी में पावर में आके ये दिखा देंगे कि बीजेपी तमिल 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 That is a gateway to Tamil politics और yes. पॉपुलेशन को कैसे अच्छी तरीके से सुशासन दे सकते हैं, इसको प्रूव करना चाहिए। ये पौंडीचेरी एक लैब होगा ऐसा सोच के, पर पौंडीचेरी में इस बार हम जीतने का बहुत बड़ा चांस है। हम माने बीजेपी का जीतने का बड़ा चांस है, पर देखते हैं क्या होता है। पर इट्स वेरी फैसिनेटिंग कॉन्टेस्ट। अभी वो एक्स चीफ मिनिस्टर को टिकट भी नहीं दिया गया है। कांग्रेस में नारायण स्वामी जो मिनिस्टर भी रहे थे यूपीए में, उसको टिकट भी नहीं दिया गया। और ये एक उसमें एक छोटा सा चीज बताता हूँ। अब आपके पास टाइम है ना? ये ऐसा नहीं है कि मैं एक मिनट लेता हूँ उसके। एक पॉलिटिक्स बहुत फैसिनेटिंग पॉलिटिक्स है। क्या है वहां पे पौंडीचेरी में 75% 1 ईयर्स है पॉपुलेशन, पर क्या है कि पिछले 10 साल में वहां पे 1 ईयर चीफ मिनिस्टर नहीं है। छोटे समाज से आते थे, नाडार्स और नायडूस ऐसा कुछ। तो क्या हुआ, अभी जो सीएम थे वो गवर्नर के अगेंस्ट कैंपेन कर रहे थे। किरण बेदी गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को उन्होंने सही टाइम ऐसा सोच रहे थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अगेंस्ट कैंपेन नहीं होना चाहिए, तो किरण बेदी को हटा के तमिलिसाई वहां के नाडार कम्युनिटी के है, तमिलिसाई को ऐसा बना दिया कि, तो नाडार लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नाडार लोग नहीं है, इसलिए उनको गवर्नर बना दिया। और जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है हमारे, वो पहले कांग्रेस के कैंडिडेट के चीफ मिनिस्टर थे, वो लास्ट मिनट नारायण स्वामी को बना दिया। हाँ, वो सूर्य नमस्कार क्या कुछ तो नाम है ना। हाँ, तो सो ऐसा बहुत फैसिनेटिंग पॉलिटिक्स है, वो भी देखना पड़ेगा। पर तमिलनाडु में देखते हैं 234 में कैसे कितना आता है। पर ये भी बोलना चाहता हूँ कि एक डीएमके इलेक्शन टू लूज ऐसा बोलते हैं ना, तो डीएमके एडवांटेज में है, पर उनका एडवांटेज अभी नैरो होता जा रहा है। पर देखते हैं, लाइक पहले बोल रहे थे 180 थे, 200 तक बोल रहे थे डीएमके के लिए, बट अभी बहुत कम आ गया ओपिनियन पोल्स में। देखते हैं क्या होता है। लेकिन डीएमके जीतता भी है तो भी, जैसे आपने कहा कि एआईडीएमके फैक्शनलाइज, शायद ये हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है, और देन बीजेपी हैज अ चांस टू ग्रो अप एज एन ऑपोजिशन पार्टी, और ऐसे दैट इज द चांस फॉर बीजेपी। हाँ, तो आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, यदि एडीएमके जीत गया और हमारा बीजेपी का एमएलए भी आ गया तो मिनिस्टर बन सकता है। पहली बार ऐसा होगा। यदि बीएमके का स्टेट में मिनिस्टर आ गया तो पहली बार ऐसा होगा। तो डीएमके जीत गया तो बीजेपी ऑपोजिशन में होगा, और एडीएमके का 100% कुछ ना कुछ स्प्लिट होगा। तो पहले ही हुआ था, तो उसमें कैसे फायदा उठाते हैं वो, जैसे मैंने बोला, ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप के ऊपर है। पर देखते हैं। तो एक्चुअली पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है, पर हिस्ट्री इज नॉट फेवरेबल टू बीजेपी। जैसे 10 साल का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, तो देखेंगे। जरूर मुझे लगता है कि ये बार नहीं तो अगली बार तमिलनाडु में परिवर्तन होगा, और उसके लिए आप जैसे लोग और ज्यादा पॉलिटिक्स में अगर इन्वॉल्व हो गए तो तमिलनाडु में बीजेपी का कमल खिल सकता है। लेकिन आज हम यहाँ पे रुकेंगे, और धन्यवाद भानु, आपने आपका कीमती समय दिया और तमिलनाडु के राजनीति के बारे में अनेक पहलू जो लोगों को पता नहीं थे वो आप उजागर कर दिए। अगर ये रहेगा, लोगों का इंटरेस्ट रहेगा, तो शायद 2 मई को भी हम ये इलेक्शन का एनालिसिस करने के लिए फिर से एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबको देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू अनय, वनकम। मैं आपके व्यूअर्स को भी बोलना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। और तमिलनाडु का एम्बेसडर तो आपने मुझे बना दिया, इसलिए आप सबको बोलता हूँ कि आप
जब टाइम मिलता है हमारे मंदिर में आइए, बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं, मीनाक्षी मीनाक्षी अम्मन टेम्पल तंजावुर में, कुंभकोणम में। सो प्लीज आइए, हम भी आएंगे, ऑफ कोर्स महाराष्ट्र आएंगे तो मैं अगर सही हो तो आप का जो गांव है वहां पे एक वो मराठा एम्पायर में वहां पे एक ये जिंजी और ये हुआ करता था, तो आप कैसे देखते हैं सब चीजों को? तो ये इन्वेडर की जैसे बिल्कुल नहीं देखते हैं। हाँ, तो जैसे जैसे औरंगजेब को देखते थे और ब्रिटिशर्स को देखते थे, ऐसे बिल्कुल नहीं देखते थे। हमारे बहुत बड़े बड़े महल्स है वहाँ, बहुत इतना इतने इतने बड़े मंदिर बनाए हैं, धर्म को निभाया। तो इसलिए ऐसा ऐसा बिल्कुल क्या बोलते हैं, बैड 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 बिल्कुल नहीं है, एक एक कितना 1% भी नहीं है। तो आप तंजावुर बिल्कुल आना चाहिए। आप महाराष्ट्र से देख रहे हैं तो बिल्कुल आना चाहिए। वहाँ पे कितने सारे बड़े पैलेसेस और टेम्पल्स है, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं हम भी आएंगे, हम भी नासिक आएंगे, हम भी पुणे बॉम्बे आएंगे। तो ऐसे ऐसा जरूर ही जरूर जरूर। इंटीग्रेशन ऐसा ही ठीक है, चलो, धन्यवाद भानु जी, थैंक यू। फिर से मिलते हैं।